सूत्री विभाजन अथवा एम प्रावस्था। पूरे कोशिका विभाजन को बच्चों आपने दो भागों में बांटा था। एक था इंटरफेज जो कि हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा है एम प्रावस्था जो कि आपको पढ़ना है। एम प्रावस्था में बच्चों मैंने बताया था आपको, एम प्रावस्था में इसको आप वापस दो भागों में बांट सकते हैं। वास्तविक विभाजन यही है। इंटरफेज में अंतरावस्था में विभाजन नहीं होता है। कोशिका अपने आप को विभाजन के लिए तैयार करती है बच्चों। वास्तविक कोशिका विभाजन की जो अवस्था है वो है एम प्रावस्था, सूत्री विभाजन की अवस्था। अब एम प्रावस्था को बच्चों मैंने आपको कहा था कि आप इसे दो भागों में बांट सकते हो। एम प्रावस्था को आपको दो भागों में बांटना है। कौन कौन सा पढ़ा हुआ है हम लोगों ने? तो एक है बच्चों कैरियोकाइनेसिस। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यह भी बताया था कि पहले आपको केंद्रक का विभाजन करना है, और केंद्रक के विभाजन को बच्चों क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, अर्थात केंद्रक का विभाजन। ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और दूसरा है बच्चों साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस अर्थात केंद्रक का विभाजन, मतलब कि एक कोशिका में बच्चों पहले एक केंद्रक था, और इस अवस्था के अंत में आते आते क्या होगा? इस कोशिका में दो केंद्रक हो जाएंगे। एक केंद्रक से दो केंद्रकों में विभाजन, एक केंद्रक का दो केंद्रकों में विभाजन बच्चों कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। अब केंद्रक में क्या होते हैं? केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, इसीलिए इसे सूत्री विभाजन अवस्था कहते हैं। सूत्री मतलब गुणसूत्री। अब जो हम पढ़ेंगे बच्चों ये है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन इसलिए क्योंकि इस केंद्रक में जितने गुणसूत्र थे, मान लीजिए कि इस केंद्रक में 2n, इसे कहते हैं डिप्लॉइड, द्विगुणित अवस्था थी। अगर इसमें 46 गुणसूत्र थे बच्चों, तो इन दोनों केंद्रकों में 46 गुणसूत्र आने चाहिए। तो गुणसूत्र विभाजन से पहले और विभाजन के बाद अगर गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है तो उसे सम विभाजन कहते हैं, और हम वही पढ़ रहे हैं। मान लीजिए इस केंद्रक में विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या यदि इसमें 46 थे, और जो नए केंद्रक बने हैं अगर उनमें गुणसूत्रों की संख्या 23 हो जाए, जो केंद्रक बटा है उसकी तुलना में जो नए केंद्रक बने उनमें गुणसूत्रों की संख्या अगर आधी हो जाए तो उसे अर्धसूत्रीय विभाजन कहेंगे। तो कैरियोकाइनेसिस के आधार पर बच्चों कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से वैसे तीन प्रकार है, लेकिन आप दो प्रकार पढ़ लीजिए मुख्य रूप से। कौन कौन? सम विभाजन और समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं समसूत्री विभाजन की, जिसमें ये है जनक कोशिका जिसमें विभाजन हो रहा है।
ये बच्चों जनक कोशिका है, जिसमें क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। और कैरियोकाइनेसिस होने के बाद दो केंद्रक बन गए, और दो केंद्रक के बाद क्या होगा बच्चों, साइटोकाइनेसिस होगा। तो ये एक कोशिका से दो कोशिका, एक केंद्रक से दो केंद्रक, इन कोशिका को कहेंगे संतति कोशिका। संतति कोशिका। अब बच्चों मैं परिभाषा दे रहा हूं समसूत्री कोशिका विभाजन की, अथवा सम विभाजन की। तो कोशिका विभाजन का वह प्रकार जिसमें गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिका और जनक कोशिका में समान होती है, उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं या सम विभाजन कहते हैं। बोलिए परिभाषा सम विभाजन की। कोशिका विभाजन का वह प्रकार जिसमें गुणसूत्रों की संख्या, पहले ये बोलना है, संतति कोशिका और जनक कोशिका में समान होती है। 46 46 46 एग्जाम्पल है। इसे सम विभाजन, बराबर, सम मतलब बराबर, क्या बराबर, गुणसूत्र बराबर, किसमें बराबर, तो संतति कोशिका और जनक कोशिका में। दूसरा प्रकार है बच्चों अर्धसूत्री कोशिका विभाजन या अर्धसूत्रण। कोशिका विभाजन का वह प्रकार जिसमें संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से आधी हो जाती है। आधी हुई इसलिए अर्ध बोल दिया, लेकिन स्टार्ट संतति से करना, कहीं ऐसे मत जनक मत लिख देने का। तो क्या लिखोगे, कोशिका विभाजन का वह प्रकार जिसमें संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं की अपेक्षा आधी होती है, उसे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, पूरा टॉपिक आपको परिभाषा के साथ समझ में आ गया बच्चों। क्या लिखेंगे, परिभाषा क्या लिखोगे, कोशिका विभाजन का वह प्रकार जिसमें संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अगर जनक कोशिकाओं के समान होती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, अब समसूत्री कोशिका विभाजन बच्चों, पहले हम कैरियोकाइनेसिस पढ़ेंगे और फिर हम साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे। तो पहला है केंद्रक विभाजन अथवा कैरियोकाइनेसिस, समसूत्री कोशिका विभाजन या सम विभाजन। माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन। ये बच्चों आए हैं माइटोसिस। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इसमें कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन। एक केंद्रक से आपको बच्चों दो केंद्रक बनाने हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब केंद्रक विभाजन एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। इसको आप बांट नहीं सकते हो कि यहां से इतने समय में ये चलेगी, इतने समय में ये चलेगी, इतने समय में ये चलेगी, बीच में गैप रहेगा, ऐसा नहीं है। कैरियोकाइनेसिस केंद्रक का विभाजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए बच्चों और इसमें होने वाली जो घटनाएं हैं, अध्ययन की सुविधा और इसमें घटने वाली जो घटनाएं हैं, उसके आधार पर इसे चार भागों में बांटा जाता है।
कैरियोकाइनेसिस को आपको 4 भागों में बांटना है। पहला आएगा प्रोफेज, पूर्वावस्था। इसको बोलते हैं बच्चों पूर्वावस्था। फिर आएगा मेटाफेज, मध्यावस्था। फिर है एनाफेज, पश्चावस्था। और लास्ट आएगा बच्चों टीलोफेज, अंत्यावस्था। तो बच्चों ये कोई क्लियर कट विभाजन नहीं है, यानी बीच में गैप नहीं है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए हम इसको 4 भागों में बांटेंगे। प्रोफेज यानी पूर्वावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। तो अध्ययन की सुविधा के लिए कैरियोकाइनेसिस को आपने 4 भागों में बांटा है। प्रोफेज यानी पूर्वावस्था, मेटाफेज यानी मध्यावस्था, एनाफेज यानी पश्चावस्था और टीलोफेज यानी अंत्यावस्था। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोफेज अर्थात पूर्वावस्था। तो बच्चों हम बात करते हैं प्रोफेज की। प्रोफेज में क्या होगा? आपको पता है कि एम अवस्था से पहले क्या आया होगा? अंत्यावस्था। अंत्यावस्था नहीं, एम अवस्था से पहले क्या आया होगा बच्चों? इंटरफेज मतलब अंतरावस्था। अंतरावस्था में यहां पे था G2, उससे पहले था S और उससे पहले था G1। एक चक्र है, किस तरह चक्र चलता है? तो G1 के बाद S आया और S के बाद G2 आया। S में क्या हुआ था? डीएनए जितना सारा जीनोम था वो डबल हो गया था, द्विगुणित हो गया था। तो अब प्रोफेज में क्या होता है बच्चों? प्रोफेज किसके बाद की अवस्था है? G2 के बाद की अवस्था है प्रोफेज। इसमें डीएनए तो दुगुना हो गया, लेकिन जो गुणसूत्र द्रव्य है, क्रोमेटिन है, वो अभी पतले धागों की तरह है। डीएनए गुणसूत्र में अभी लगा नहीं है, गुणसूत्र द्रव्य अभी क्या नहीं हुआ है, गुणसूत्रों में वो बदला नहीं है। तो इस अवस्था में बच्चों क्या होगा? क्या अगर मैं 2 डायग्राम से आपको दिखा सकूं, ये कोशिका है, ये कोशिका जा रही है बच्चों किस अवस्था में? प्रोफेज अवस्था में। ये है केंद्रक आवरण और ये है बच्चों गुणसूत्र द्रव्य। पूरा जाल फैला है। यहां पे ये है केंद्रिका, ये 2 है तारा केंद्र। कोशिका के बाहर, केंद्र के बाहर 2 तारे, ये भी डबल हो गए थे, एक था अब 2 हो गए थे। अंतरावस्था भी डबल हो जाते ये भी। अब बच्चों पूर्वावस्था के अंत में देखो क्या, प्रारंभ में क्या क्या है? केंद्रक में केंद्रक द्रव्य है जो पतले धागों की तरह फैला हुआ है, केंद्रिका है, केंद्रक आवरण है और 2 तारा केंद्र है।
धीरे धीरे बच्चों क्या होगा, ये दो तारा केंद्र एक दूसरे के विपरीत ध्रुव की ओर जाएंगे। ऊपर की ओर गति करेगा, या नीचे की ओर गति करना शुरू करेगा। गुणसूत्र द्रव्य अपने अक्षों पे संघनित सिकुड़ना शुरू करेंगे। तो सिकुड़ने से क्या होगा, ये धीरे धीरे अपना आकार ग्रहण करते हैं, अर्थात गुणसूत्र धीरे धीरे अपना आकार ग्रहण करने लगेगा। केंद्रिका धीरे धीरे गायब होने लगेगी और केंद्रक आवरण भी नष्ट होता जाएगा, ये भी गायब होता जाएगा। तो पूर्वावस्था की जो सबसे मुख्य घटना है वो ये है। केंद्रक आवरण धीरे धीरे गायब हो गया, ये मुख्य नहीं है। मुख्य मैं बताऊं क्या है। इसमें जो गुणसूत्र द्रव्य था, उन्होंने बच्चों अपना आकार लेना शुरू कर दिया। इस तरह से उन्होंने अपना आकार लेना शुरू कर दिया है। प्रत्येक में दो दो अर्ध गुणसूत्र है जो दिख नहीं रहे फिलहाल। तो गुणसूत्र द्रव्य ने अपने अक्षों पे सिकुड़ना शुरू कर दिया और गुणसूत्र धीरे धीरे अपना आकार ग्रहण करने लगे। ये एक गुणसूत्र, ये दूसरा गुणसूत्र, ये तीसरा गुणसूत्र, ये चौथा गुणसूत्र दिखने लग गए कि गुणसूत्र है। स्पष्ट आकार अभी भी नहीं हुआ। और केंद्रिका धीरे धीरे बच्चों नष्ट हो गई। केंद्रक आवरण भी गायब हो गया। जो तारा केंद्र थे वो एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों पे गए, एक ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया। इस तारा केंद्र में से तंतु निकलते हैं जिनको तर्कु तंतु कहते हैं। तर्कु एक आकार है बच्चों, एक ऐसा आकार जो दोनों सिरों पे नुकीला हो लेकिन बीच में फैला हुआ हो, चौड़ा हो। इस संरचना को तर्कु कहते हैं। क्योंकि ये भी ऐसे ही हो रहा है, देखिए जब मिलेगा तो ऐसे हो जाएगा। तो ये तारा केंद्र थे बच्चों, इनसे तंतुओं जैसी रचना निकलती है, इन्हें तर्कु तंतु कहते हैं। ठीक है, ये फैल जाते हैं और इस पूरी रचना, तारा केंद्र और ये पूरी रचना जो है बच्चों तर्कु तंतु, ये जो तर्कु तंतु इसको एस्टर कहते हैं। क्योंकि ये किरण की तरह फैल रहे हैं तो इसे एस्टर कहते हैं, तारा किरण कहते हैं। तंतुओं को तर्कु तंतु और इनके फैलने को एस्टर कहते हैं। ठीक है, ये तंतु और तारक का, ये पूरा तारक का है। इसके आसपास में कोशिका द्रव्य है, तारा केंद्र और उसके आसपास के कोशिका द्रव्य को बच्चों तारक काय कहते हैं। ये मिलकर बच्चों क्या बनाते हैं, समसूत्री विभाजन यंत्र। तारक काय प्लस तंतु, तर्कु तंतु मिलकर क्या बनाएंगे, समसूत्री विभाजन यंत्र बनाएंगे। समसूत्री विभाजन यंत्र। ठीक है बच्चों, कौन कौन, तारक का है, ये तारक का है, और इसका जो तंतु है, इन दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे, समसूत्री विभाजन यंत्र। तारक का, तारा केंद्र से जो तंतु निकले उसे तर्कु तंतु कहते हैं। उनके फैलने को एस्टर कहते हैं, यानी एस्टर की जो रचना दिख रही है, एस्टर कहलाता है ये। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, तारक काय और तंतु मिलकर समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं।
तो ये होता है प्रोफेज में। मुख्य घटना कोई पूछे कि प्रोफेज की मुख्य घटना क्या है, आपको बोलना है ये गुणसूत्र द्रव्य का अपने अक्षों पे संघनित होना, घना होना, सिकुड़ना और अपना आकार ग्रहण करना, ये प्रोफेज की मुख्य विशेषता है। और क्या हुआ, जो अंतरावस्था में दो तारा केंद्र बन गए थे वो एक दूसरे से विपरीत ध्रुवों पे जाएंगे और प्रोफेज के अंत तक एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों पर पहुंचकर तंतुओं का निर्माण करेंगे। इन तंतुओं को बच्चों क्या कहेंगे, तर्क तंतु कहेंगे। ये किरणों की तरह फैलते हैं जिन्हें एस्टर कहते हैं। तारक काय और ये तंतु मिलकर समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं। फिर केंद्रिका धीरे धीरे गायब हो जाती है और केंद्रक आवरण भी बच्चों देखिए गायब हो गया। जैसे ही केंद्रक आवरण गायब होता है बच्चों, समसूत्री विभाजन की दूसरी अवस्था आती है जिसे मेटाफेज कहते हैं। मेटा अर्थात मध्य। इस अवस्था की विशेषता बच्चों ये है कि गुणसूत्र अपना पूर्ण आकार ग्रहण कर लेगा। यानी गुणसूत्र द्रव्य का जो संकुचन था वो इस अवस्था में पूरा हो जाता है और गुणसूत्र अपना आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो अगर किसी वैज्ञानिक को गुणसूत्रों का अध्ययन करना हो तो कोशिका को किस अवस्था में ले जाएगा, मध्यावस्था में, क्योंकि उससे पहले गुणसूत्र स्पष्ट नहीं थे और उसके बाद गुणसूत्र बढ़ जाएगा। तो फ्यूचर में अगर आपको गुणसूत्रों का अध्ययन करना हो तो आप कोशिका को किस अवस्था में ले जाओगे, तो मध्य अवस्था में, क्योंकि इस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं और अपना संपूर्ण आकार ग्रहण कर लेते हैं। अब थोड़ा सा बच्चों एक शॉर्ट रिविजन ले लेते हैं आपका 8वें लेसन का कि गुणसूत्र में होता क्या क्या है। तो गुणसूत्र में बच्चों दो अर्ध गुणसूत्र होते हैं। ये दो अर्ध गुणसूत्र है। ये दोनों अर्ध गुणसूत्र जहां पर जुड़े होते हैं उसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। गुणसूत्र बिंदुओं पर एक डिस्क जैसी रचना होती है, एक तख्ती जैसी रचना होती है बच्चों, इस तरह से। इसे काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है, गुणसूत्र की रचना है। तो गुणसूत्र में क्या क्या आपको समझ जाना है कि गुणसूत्र में, क्योंकि इसी अवस्था में स्पष्ट होते हैं। किस अवस्था में, मेटाफेज में। याद रखना है, 12th में भी काम है, प्रैक्टिकल में भी है। तो मेटाफेज में क्या हुआ कि गुणसूत्रों का संकुचन पूरा हो गया, गुणसूत्रों ने अपना आकार ग्रहण कर लिया। तो गुणसूत्रों का अध्ययन करना हो तो मेटाफेज ही उपयुक्त अवस्था है कोशिका विभाजन की। क्या क्या होता है इसमें, गुणसूत्र में दो अर्ध गुणसूत्र होते हैं। ये दोनों अर्ध गुणसूत्र जहां पे जुड़े होते हैं उसे गुणसूत्र बिंदु अथवा सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से एक तख्ती जैसी रचना निकलती है, एक डिस्क जैसी रचना निकलती है बच्चों, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर का काम क्या है अब देखते हैं बच्चों। अब आ जाइए मेटाफेज पे क्या क्या हुआ। मेटाफेज में बच्चों देखिए, मैंने आपको बताया है कि गुणसूत्र अपना आकार ग्रहण कर लेंगे। ग्रहण कर लिया, केंद्रक जो आवरण था ये वाला, ये गायब हो गया बच्चों। अब अगर केंद्रक आवरण गायब हो जाए तो क्या होगा, घर से मम्मी पापा बाहर चले गए तो क्या होगा,
अगर मम्मी पापा घर में है तो आपका एक आवरण है भाई, आप चार दीवारी के अंदर अपने घर के अंदर हो। जैसे ही मम्मी पापा कहीं गए मार्केटिंग करने या कुछ सामान वामान लाने, आपका एरिया बढ़ गया, गली गली से बाहर, मम्मी पापा शहर से बाहर हो तो आप भी पूरे शहर में घूम रहे हो। तो बच्चों यहाँ पे गुणसूत्र के साथ भी ऐसा कुछ होता है। देखिए क्या होगा कि जैसे ही केंद्रक आवरण क्या हुआ, नष्ट हुआ, गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में बिखरना शुरू करेंगे, आजाद हो गए। अब वो यहाँ घूमना शुरू कर देंगे, बोला पूरा कोशिका द्रव्य मेरा है, मैं जहां मर्जी वहां जाऊं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए क्या होगा, मैं दो गुणसूत्र बना के आपको बच्चों एग्जाम्पल दिखाऊंगा। एक गुणसूत्र ये बनाया मैंने, ये गुणसूत्र दूसरा है बच्चों, ये इसका कैरेटोकोर है, ये इसका कैरेटोकोर है। पहले क्या था, इसके बाहर आवरण था, बाउंड्री थी, वो बाउंड्री खत्म हो गई, अब ये आजाद हो गई। लेकिन इससे पहले ये कोशिका द्रव्य में घूमना बिखरना शुरू करें बच्चों, ऊपर क्या था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तारा केंद्र था, यहाँ पे भी क्या था, तारा केंद्र था। ठीक है, जैसी इन्होंने बिखरना शुरू किया, तारा केंद्र ने अपने तर्क तंतु भेजे और ये तर्क तंतु कैरोटोकोर के साथ जुड़ गए। अब ये रचना बनी तर्क जैसी, इसलिए इसको तर्क तंतु कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब ये सोचिए कि आप बीच में खड़े हो, एक बच्चा उधर है, एक स्टूडेंट उधर है, और आप रस्सी खींच रहे हो, एक आप रस्सी उसके, एक छोर उसके हाथ में, एक छोर उसके हाथ में, बीच में हो। तो वो रस्सी उधर खींच रहा है, ये रस्सी इधर खींच रहा है, आप कहाँ रहोगे, आप बीचों बीच रहोगे। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि जो केंद्रक थे, गुणसूत्र थे बच्चों, जैसे ही उन्होंने बिखरना शुरू किया, बोला मैं तो आजाद हो गया। लेकिन उससे पहले उसको पकड़ लिया गया, कहां से, जो कैनेटोकोर था, सेंट्रोमियर था, वहां से उसको पकड़ लिया। अब वो ना ऊपर जा सकता है ना वो नीचे आ सकता है, कहाँ आ गया, कोशिका के बीचों बीच। अब ना ऊपर ना नीचे, क्योंकि बीचों बीच गुणसूत्र आ गए हैं, तो इसे मेटाफेज कहते हैं बच्चों, इसलिए इसे मध्यावस्था कहते हैं। गुणसूत्र कोशिका के मध्य में आ जाते हैं। कोशिका को हम बच्चों एक वृत्त मानते हैं, गोलाकार रचना मानते हैं, और गोले का जो केंद्र है, बिल्कुल बीचों बीच जो लाइन है, उसे विषुवत वृत्त कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, विषुवत वृत्त। तो गुणसूत्र विषुवत वृत्त पे आ गए। एक पट्टी जैसी रचना दिखती है बच्चों, इसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं, मध्यावस्था पट्टिका। ठीक है, तो ये घटना है किसकी, मेटाफेज की। पूरा गुणसूत्र के बारे में आपको बताना है, क्यों, क्योंकि गुणसूत्र इसी अवस्था में बच्चों क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं। इससे पहले क्या थे, स्पष्ट नहीं थे, इस अवस्था में आके स्पष्ट हो गए हैं। केंद्र का आवरण गायब हुआ, उन्होंने भागना शुरू किया। इससे पहले भागे, उनको पकड़ लिया गया, कोशिका के बीचों बीच आ गए, तो मध्यावस्था नाम पड़ गया। अब क्या, नेक्स्ट अवस्था क्या है, एनाफेज। एनाफेज, बच्चों एनाफेज में क्या होगा, डायग्राम भी याद रखिए।
डायग्राम सामने मैंने रखा हुआ इसलिए आपको याद, तो क्या रखना है, याद देखिए इसको। अब होगा क्या बच्चों, बहुत समझने वाला टॉपिक है। अब ये जो तर्क तंतु है, ये सिकुड़ना शुरू करेगा, ये ऊपर की ओर जाना शुरू करेगा, और ये भी सिकुड़ना शुरू करेगा। ये ऊपर की ओर जाना शुरू करेगा, ये नीचे की ओर आना शुरू करेगा। अर्थात तर्क तंतुओं में संकुचन शुरू हो जाएगा, इनमें खिंचाव बढ़ेगा। खिंचाव बढ़ेगा तो बच्चों क्या होगा, ये गुणसूत्र है, ये गुण यानी ये अर्ध गुणसूत्र है, और इनको जिसने पकड़ा है बीच में वो है सेंट्रोमियर। ये इसको ऊपर खींचेगा, ये इसको नीचे खींचेगा, तो क्या होगा बच्चों, गुणसूत्र बढ़ जाएगा। गुणसूत्र जो सेंट्रोमियर था उसका विभाजन हो जाएगा। जैसे ही सेंट्रोमियर का विभाजन होगा, एक गुणसूत्र का, क्योंकि आपको पता है गुणसूत्र में दो अर्ध गुणसूत्र, ये मैंने ऊपर बता रखा, देखो ये वाला देखो, ये गुणसूत्र इस तरह से बढ़ जाए, अर्थात एक अर्ध गुणसूत्र नीचे और एक अर्ध गुणसूत्र ऊपर। तो इस अवस्था में बच्चों याद क्या रखना है कि गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्रों में बढ़ जाते हैं। कोई पूछे क्यों बटा, क्योंकि जो सेंट्रोमेर था उसका विभाजन हो गया। कोई पूछे क्यों उसका विभाजन हुआ भाई, क्योंकि उसमें संकुचन, तर्क तंतुओं में संकुचन हुआ। जो तर्क तंतु थे उनमें संकुचन हुआ, और संकुचन होने का नतीजा ये निकला कि सेंट्रोमेर का विभाजन हो गया। सेंट्रोमेर का विभाजन हुआ तो क्या हुआ, एक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र ऊपर और उसी गुणसूत्र का दूसरा अर्ध गुणसूत्र नीचे की ओर चला जाएगा। ठीक है, गुणसूत्र बिखर गए, टूट गए, सॉरी, विभाजित हो गए। पहले इसमें कितने गुणसूत्र, दो। अब ये दो अर्ध गुणसूत्र ऊपर और दो अर्ध गुणसूत्र नीचे। अब बच्चों आपको पता है इसका, ये अपना पार्टनर कब बनाएगा, ऐसा अवस्था में, याद है ना। ऐसा अवस्था में क्या कर लेगा, डीएनए द्विगुणित होगा तो ये अपना काउंटर पार्ट बना लेगा, ये अपना काउंटर पार्ट बना लेगा, दो गुणसूत्र हो जाएंगे, दो गुणसूत्र हो जाएंगे। तो ये अर्ध गुणसूत्र अब बच्चों गुणसूत्रों की तरह व्यवहार करेंगे। ये अर्ध गुणसूत्र अब क्या करेंगे, गुणसूत्रों की तरह व्यवहार करेंगे। ये है एनाफेज। टीलोफेज में क्या होगा बच्चों, टीलोफेज में प्रोफेज का उल्टा, सब कुछ उल्टा लिख दे रहा आपको। ये तर्क तंतु जो है वो गायब हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, तारा केंद्र बचेगा। जो अर्ध गुणसूत्र थे वो बच्चों किसमें, गुणसूत्र द्रव्य में विभाजित हो जाएंगे, यानी फैल जाएंगे, आकार खत्म हो गया उनका, केंद्रिका बन जाएगी, और इसके बाहर बच्चों एक आवरण, केंद्रक आवरण बन जाए। तो जो आपने पूर्वावस्था में देखा था उसका जस्ट अपोजिट ये वापस आ जाए। एक केंद्रक से दो केंद्रक बन जाएंगे, लेकिन एक केंद्रक से दो केंद्रक बन जाएंगे, केंद्रिका वापस बन जाएगी, केंद्रक आवरण वापस बन जाएगा, और एक तारा केंद्र बन जाएगा। यह है टीलोफेज। इस प्रकार बच्चों देखिए कि एक केंद्रक से दो केंद्रक बने, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या दोनों केंद्रकों में समान है, इसीलिए इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको यहां तक तैयार करना है समसूत्री विभाजन का, और बाकी जो साइटोकाइनेसिस है बच्चों वो हम पढ़ेंगे कल। ठीक है बच्चों।
अरे हाँ ना। ओके, अब बोल सकते हो, मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी है, बोल सकते हो बच्चों। ओके सर। हाँ तो मिलते हैं बच्चों कल, मैं ओके रिकॉर्डिंग सर। भेजता हूँ आपको। वेरी गुड। देखना, बहुत बढ़िया वीडियो बना है और आपको बहुत पसंद भी आएगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया है। और बच्चों ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि जब मर्जी आप तब देख सकते हो, जब एग्जाम का टाइम हो, आपने पढ़ने का मूड नहीं हो,